जी, नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पशुधन सहायक का ओल्ड पेपर। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि हम पशुधन सहायक का ओल्ड पेपर क्यों पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आप सभी को ये ध्यान में रखना होगा कि अपना जो पशु परिचर भर्ती का जो पेपर होने वाला है वो किस एग्ज़ाम की तर्ज पर होगा, तो वो पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा की तर्ज पर होगा। आप यूं ही समझें, इसी प्रकार के प्रश्न जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हाँ, देखिए ये डिप्लोमा का जो है, हम कह सकते हैं कि ये पोस्ट है डिप्लोमा की, और ये ओनली जो है आप यूं कह सकते हैं 10th पास की, लेकिन फिर भी थोड़ा लेवल कम रह सकता है, पर प्रश्न जो है वो इसी प्रकार के इसी सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये एक अंदाज़ा होना चाहिए आपकी तैयारी के लिए, आपकी तैयारी को प्रभावी बनाने के लिए तो पुराने पेपर देखना अति आवश्यक बन जाता है। तो आपसे निवेदन रहेगा, इस पेपर को अच्छे से देखिएगा। ये देखो, इससे पहले हमने पार्ट ए में, हमने क्लास की पार्ट ए में हमने क्या पढ़ा था, राजस्थान जीके को पढ़ा था, और इसमें हम कवर करेंगे पशुपालन विषय को। ठीक है, तो पशुपालन विषय के टोटल 50 प्रश्न हम लोग कवर करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको फ्री पीडीएफ अवेलेबल मतलब चाहिए आपको, तो अवेलेबल करवा दी गई है rajasthanclasses.in की वेबसाइट पर। आप ज़रूर विजिट करके जाएं, और लेटेस्ट पोस्ट में देखने को मिल जाएगी आपको। पेड कोर्स भी अगर आप देखना चाहें तो राजस्थान 360 एप्लीकेशन पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो पहले क्लास को देखते हैं, फिर आपको मैं बताऊंगा कि कैसे डाउनलोड करनी है। पहला सवाल कुछ इस प्रकार से पूछा गया था, ये 2018 का पेपर है। ठीक है, चलिए, पहला सवाल है कि जाइगोमेटिक लार ग्रंथि किस में पाई जाती है। तो जाइगोमेटिक लार ग्रंथि जो है ये पाई जाती है कुत्ते में, यानी ऑप्शन ए आप सभी का लॉक हो जाएगा। घोड़े में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है। तो घोड़े में 18 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है। किस पशु में ओस पेनिस हड्डी पाई जाती है, ओस पेनिस हड्डी पाई जाती है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, कुत्ता को लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन ए। रुमंथी पशुओं में आमाशय का कौन सा भाग मधुमक्खी के छत्ते जैसा आकार का होता है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, रेटिकुलम हो जाएगा राइट आंसर, रेटिकुलम। ठीक है, रुमंथी पशु में आमाशय का कौन सा भाग मधुमक्खी के छत्ते जैसा आकार का होता है, रेटिकुलम। अगला सवाल है, मुर्गी में सत्य आमाशय होता है, मुर्गी में सत्य आमाशय होता है, वो होता है प्रोवेंट्रिकुलस में होता है, यानी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। प्रथम ग्रीवा कशेरुका जो है को कहते हैं, प्रथम ग्रीवा कशेरुका को कहते हैं, क्या कहते हैं, लंबार कहते हैं, या फिर सेक्रम कहते हैं, या एक्सिस कहते हैं, या एटलस कहते हैं। तो आपका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एटलस कहा जाता है। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे आप। पशुओं में जोड़ों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं। पशुओं में जोड़ों के अध्ययन के विज्ञान को कहा जाता है। देखिए, हम बात करें तो इस प्रश्न को डिलीट भी किया गया है, तो डिलीट किए गए प्रश्नों की संख्या भी अपन देखेंगे। इस प्रश्न पत्र में लगभग 3 से 4 प्रश्न डिलीट किए गए हैं, तो मैं आपको साथ साथ में बताऊंगा, और लास्ट में अपन बात करेंगे कि आखिर क्यों डिलीट किए गए। और दोस्तों देखिए, आप इस पूरी क्लास को देखते हैं तो आपको बेनिफिट क्या होंगे। एक तो आपकी तैयारी आपको कैसे करनी है, किस लेवल पे करनी है, उसका आपको जो है एक माध्यम पता चल जाएगा। ठीक है, और आपको एक मार्गदर्शक के रूप में शक्ति प्रदान होगी कि हाँ, इस प्रकार के अपनी तैयारी को यानी प्रभावी आप बना सकते हैं इस प्रकार के प्रारूप के प्रश्न को देखकर। ठीक है, देखिए, वृक्क की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई जो है हम बात करें तो वो है नेफ्रॉन। ठीक है, कोशिका का शक्तिग्रह किसे कहा जाता है। तो कोशिका का शक्तिग्रह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ये तो सभी को पता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन डी सही होगा। कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन्स कौन से हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोजेस्टेरॉन है ना। मुर्गियों में आवाज़ उत्पन्न करने वाला अंग का नाम क्या है। तो वो है सिरिंक्स, सिरिंक्स है ना। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, एक नर जनन कोशिका में कितने शुक्राणु बनते हैं। एक नर जनन कोशिका में कितने शुक्राणु बनते हैं। तो 4 बनते हैं, ऑप्शन ए सही होगा। शुद्ध रक्त का कौन सी शिरा परिवहन करती है। तो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन को लॉक करेंगे। और अगला सवाल है, आरबीसी का जीवन काल होता है। आरबीसी का जीवन काल दोस्तों कितना होता है, ये आपको बताना है। देखिए, 120 दिन होगा, 90 दिन होगा, 150 दिन होगा, या 60 दिन होगा। ये प्रश्न जो है डिलीट क्यों किया गया है, इसकी पूर्णतः जानकारी नहीं है। हो सकता है इस प्रश्न का जो आंसर है वो इन्होंने गलत बता दिया होगा, हालांकि ऑप्शन ए आपका सही आंसर है इसमें। ठीक है,
और देखिए एक अणु हीमोग्लोबिन कितने अणु ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 4। ठीक है, कितने अणु ऑक्सीजन का परिवहन करता है, 4। ओवरहेड प्रोजेक्टर किस प्रकार की प्रसार सामग्री का उदाहरण है, यानी आपसे सवाल किया जा रहा है तो प्रोजेक्टेड है या ऑडियो विजुअल है या फिर नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अप्रक्षेपित दृश्य यानी प्रोजेक्टेड विजुअल है। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। महाशिवरात्रि पशु मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है, तो महाशिवरात्रि पशु मेला करौली में आयोजित किया जाता है, यानी ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा, महाशिवरात्रि पशु मेला। अगला सवाल है, राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जाते हैं। तो देखो अगर बात करें पर्यटन की दृष्टि से तो जो पशु मेले हैं राजस्थान में तो वो आयोजित किए जाते हैं 10 मोस्टली, और इसकी मैं आपको क्लास भी दे चुका हूँ एक, तो ज़रूर देखिएगा, हालांकि वो पुरानी क्लास है, और देखना ना भूले बिल्कुल भी। और अगला सवाल देखिए, पशु पोषण आहार प्रयोगशाला कहाँ अवस्थित है, तो ये एक जीके का भी सवाल है, और इसके लिए हमें अगर देखा जाए तो ये सवाल आपके पशुपालन सब्जेक्ट में भी बन रहा है। तो जामडोली जयपुर में पशु पोषण आहार प्रयोगशाला है। प्रसार शिक्षा का अंतिम पायदान कौन सा है, तो प्रसार शिक्षा का अंतिम पायदान जो है वो है संतुष्टि, यानी ऑप्शन सी आप सभी का सही आंसर होगा। ड्रामा नुक्कड़ नाटक किस प्रकार के प्रसार साधन है, तो ये कैसे साधन है, ये है श्रव्य दृश्य साधन, है ना, ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित होता है, देखिए दोस्तों इसकी बात करें तो एक तो सवाल आता है कि कब आयोजित होता है और एक आता है कि कहाँ आयोजित होता है। तो झालरा पाटन झालावाड़ में होता है, जिसे घंटियों का शहर हम कहते हैं। ऑप्शन डी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोमती सागर पशु मेला, जो कि हाड़ौती क्षेत्र का सबसे प्राचीन माना जाता है ना, बिल्कुल। अगला सवाल है कि राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है, तो बीकानेर में, और इसके अंडर में काफ़ी सारी कॉलेज भी है, प्रशिक्षण संस्थान भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल है, कीटोसिस एक प्रकार का रोग है दोस्तों, तो कीटोसिस जो है ये उपापचयी रोग है, यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, न्यू कैस्टल बीमारी का समानार्थी है, न्यू कैस्टल बीमारी का इनमें से समानार्थी कौन सा शब्द है, तो वो है रानीखेत। और रानीखेत की बात करें दोस्तों, ये जो है हम बात करें ये किस में होने वाला रोग है, किस जीव जंतु में होने वाला रोग है, वो आप बताएंगे रानीखेत। क्या मुर्गी में होता है, बिल्कुल सर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वुडन टंग लक्षण प्रदर्शित करती है। आपको बीमारियों से संबंधित लगभग 5 से लेकर 7 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैं अभी से आपको बता रहा हूँ, एग्जाम को समय है लेकिन फिर भी आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा एक्टिनोबेसिलोसिस, है ना, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। लॉकजो अवस्था किस बीमारी में पाई जाती है, तो लॉकजो अवस्था जो है ये आपके टिटनेस में पाई जाती है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। बेहतरीन सवाल है आपका। अगला सवाल है, इन बीमारियों में से कौन सी प्रोटोजोआ जनित नहीं है, इन बीमारियों में से कौन सी प्रोटोजोआ जनित नहीं है, तो दुग्ध ज्वर जो है ये प्रोटोजोआ जनित नहीं है, बाकी बबेसियोसिस है ना, सर्रा भी है, थिलेरियोसिस भी है, लेकिन दुग्ध ज्वर जो है ये प्रोटोजोआ जनित नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं, कौन सा रोग वायरस जनित है, कौन सा रोग जो है वायरस जनित है, ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा, खुरपक्का मुंह पक्का, यानी ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। ये देखिए ये वायरस जनित रोग है, ठीक है, कैसा रोग है, वायरस जनित है। बाकी टिटनेस है, लंगड़ा बुखार है, ये सर्रा है। इसकी हम बात करें, देखो सर्रा अभी अभी हमने बात करी प्रोटोजोआ जनित है, ठीक है, कैसा है, प्रोटोजोआ जनित है। चलिए मेड काऊ नामक रोग किस में होता है, मेड काऊ नामक रोग जो है ये किस में होता है, ये प्रियॉन, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार होता है, तो बताइए दोस्तों, ऑप्शन सी को लॉक करते हैं क्या, बिल्कुल विटामिन सी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। और अगला सवाल है, उपकरणों को निसंक्रमित करने की उत्तम जो विधि है वो कौन सी है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, विकिरण द्वारा निसंक्रमण, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। ये क्या पूछा है आपको, उपकरणों को निसंक्रमित करने की उत्तम विधि जो है पूछी गई आपको। अगला सवाल है, पशु के शरीर पर असाधारण गुहा जिसमें मवाद भरी हो कहलाती है, पशु के शरीर पर असाधारण गुहा जिसमें मवाद भरी हो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है भैया ट्यूमर, है ना, ऑप्शन डी यानी गांठ कहलाती है वो।
क्या है, पशु के शरीर पर असाधारण गुहा जिसमें मवाद भरी हो वो गांठ कहलाती है। अगला सवाल देखिए, सींग रोधन के लिए कौन सा रसायन काम में लेता है। कई बार सींग रोधन की आयु पूछी जाती है, तो कई बार सींग रोधन का जो है हम बात करें तो रसायन, कौन सा रसायन काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये प्रश्न जो है आपका डिलीट हुआ है, ठीक है। तो इसका आपका राइट आंसर जो था ऑप्शन ए था। हालांकि ऑप्शन ए को डिलीट क्यों किया गया इसका भी कारण पता नहीं चल रहा, तो ऑप्शन ए आपका इसमें सही आंसर था। इनमें से कौन सा सूंघने वाला निषेचक जो है, सूंघने वाला निषेचक कौन सा है इनमें से, तो ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप, हालांकि ये आपके ऑप्शन इसमें दिखाई दे रहे हैं आपको, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि अनअवशोषित सूचर सामग्री है। तो देखो अवशोषित सूचर जो सामग्री है ना वो है नायलॉन। ऑप्शन जो है सी आपका सही आंसर होगा इसमें। ऑटोक्लेव में भाप का दाब होता है, ऑटोक्लेव में भाप का दाब होता है, तो वो होता है 15 पाउंड, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, तेज धारदार हथियार से होने वाला घाव क्या कहलाता है। ये घाव भी आपको याद करने पड़ेंगे, इनसाइड्स है ना, इनसाइड्स कहलाते हैं। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला सवाल है, कठोर उत्तकों की निरंतरता का टूट जाना क्या कहलाता है। कठोर उत्तकों की निरंतरता का टूट जाना क्या कहलाता है, तो फ्रैक्चर कहलाता है, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा आपका। और अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि अच्छी साइलेज का पीएच क्या होता है। अच्छी साइलेज का पीएच जो है ना ये होता है ये क्या होता है, 4.2 माइनस 4.5, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। पैराकिरेटोसिस नामक रोग सुअर में किस खनिज तत्व का कमी से होता है। किस खनिज तत्व की कमी से होता है ये सवाल है। और पैराकिरेटोसिस नामक रोग सुअर में होता है ये, और ये होता है जिंक की कमी से, और जिसका जिंक का जो सूत्र है वो है JN, आप सभी को विदित है। इनमें से कौन सा प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। देखिए प्रोटीन का अच्छा स्रोत, ये आपके यूँ भी समझ सकते हैं कि साइंस से रिलेटेड सवाल है आपका, और प्रोटीन का अच्छा जो स्रोत है वो चने में है, चना है ना। अगला सवाल है देखिए, विटामिन B12 का रासायनिक नाम, ये भी आपका साइंस है, तो साइंस का भी सवाल आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। विटामिन B12 का रासायनिक सूत्र साइनोकोबाल एमीन करते क्या। हाँ सर करना ही पड़ेगा, साइनोकोबाल एमीन, ठीक है। ऑप्शन डी, एक साथ अगर नहीं पढ़ सको तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये चीज़ जो है अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए। अगला सवाल देखते हैं, मतलब अलग अलग डिफरेंट करके भी पढ़ सकते हैं, अलग अलग करके। सुबह बुल में कौन सा विषैला तत्व होता है। सुबह बुल में कौन सा विषैला तत्व होता है, वो होता है मीमोसिन। ऑप्शन डी आपका सही होगा। भारतीय गाय के लिए शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है, तो राइट आंसर देखो क्या होगा। भारतीय गाय के लिए शुष्क पदार्थ की आवश्यकता कितनी होती है, तो इसमें जो है आपका ये प्रश्न डिलीट कर दिया गया है। और देखिए, गेहूं के भूसे को उपचारित करने के लिए निम्न में से यूरिया कितने प्रतिशत होता है, तो ये होता है ऑप्शन बी 4%, ठीक है। निम्न में से कौन सा वसा घुलनशील विटामिन है, ये साइंस का सवाल आ जाएगा। तो विटामिन ए जो है ये घुलनशील विटामिन है वसा में। भैंस की देखो विटामिन आपको अच्छे से याद कर लेने, भले ही ये है ना आपके विटामिन देखो ये साइंस का प्रश्न है, लेकिन फिर भी आप अच्छे से बेहतर तरीके से याद कर लेना, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में कोई ऐसा सवाल बने तो आप चूके ना। अगला सवाल है, भैंस की किस प्रजाति में त्वचा का रंग तांबे यानी कॉपर जैसा होता है, तो ये होता है ऑप्शन डी भदावरी गाय, ये भदावरी भैंस नस्ल में होता है, ठीक है। और ये जो मेहसाणा है, मुर्रा है, सुरती है, ये सभी किसकी नस्ल है, ये भैंस की नस्ल है, ठीक है, जैसे जाफराबादी है, ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल देखिए कि बकरी में गर्भकाल कितना होता है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। ऑप्शन ए 155 दिन होता है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अब इस प्रकार से दोस्तों ये जो कुल अपन ने 50 प्रश्न पढ़े, बहुत सुपर फास्ट पढ़े, मैंने आपका समय बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करा। ये पेपर हमें देखना था कि कैसे प्रश्न आ रहे हैं और किस प्रकार का इन प्रश्नों का लेवल है। बाकी इसकी PDF आपको कंप्लीट PDF देखो, हालांकि पशुधन सहायक की बात करें ना तो कुल जो 120 प्रश्न आते हैं पशुधन सहायक में। पशुधन सहायक पेपर में कितने प्रश्न आते हैं, पशुधन सहायक में 120 प्रश्न आते हैं। हालांकि अपने कितने आएंगे यहाँ पे पशु परिचर में आएंगे सर 150 प्रश्न, ठीक है। तो 150 में से 45 जो प्रश्न है ना वो आएंगे अपने कौन से, पशुपालन सब्जेक्ट से आएंगे, ठीक है, पशुपालन सब्जेक्ट से आएंगे। और पशुधन सहायक में क्या होता है, पशुधन सहायक में क्या होता है कि इसमें 80 प्रश्न आते हैं, ठीक है। बस यही डिफरेंट है, बाकी ज़्यादा मैं नहीं मानूंगा। और लेवल जो है इसी
प्रकार के प्रश्नों का रहेगा, आप अच्छी तैयारी करो। अब इस कंप्लीट पेपर की पीडीएफ आप देखना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। देखो प्रश्न जो है वो हम देखने वाले एक सेक्शन के, तो वो सेक्शन आपका राजस्थान जीके का रहेगा। देख लो ऐसा आता है पेपर, किस प्रकार का पेपर है ये हम देख लेते हैं। लेकिन आपसे निवेदन एक बार पुनः रहेगा कि आप एंड तक जुड़े रहेगा। और इसकी पीडीएफ आपको कहाँ पर मिल जाएगी, मैं आपको अभी से बता दूं। देखो गत वर्ष के पेपर की पीडीएफ हेतु आप व्हाट्सएप मैसेज करें हमें, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको जो है पेपर की पीडीएफ भेज दी जाएगी। लेकिन आप अपना नाम और ज़िला लिख कर ही मैसेज करें, नाम और ज़िला लिख कर ही मैसेज करें, ताकि हम आपको ग्रुप में भी जोड़ सकें, ठीक है। पीडीएफ कोर्स फ्री है बिल्कुल, राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर ज़रूर देखें। ये पहले पेपर देख लेना अच्छे से, उसके बाद ही आप है जो इसको देखें, ताकि आपको पीडीएफ भी मिल जाए इजीली, और जो है आपको ये भी आपका काम हो जाए। तो पहला जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर है, देखिए हम आज के सेशन में राजस्थान जीके के प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो आपसे निवेदन रहेगा राजस्थान जीके के प्रश्नों का लेवल आप देखेंगे, इसकी प्रकृति देखेंगे, और ये प्रश्न जो है कितने प्रभावी बना सकते हैं अपने तैयारी को, ये भी हम देखने वाले। देखिए राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ था, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, बिजोलिया से हुआ था। अब आपसे ऐसा भी सवाल किया जा सकता है कब से हुआ था, 1597 से शुरू हुआ था और 1941 तक ये आंदोलन चला था, ठीक है। वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, अगर ऐसा प्रश्न कर लिया जाए तो आप कहेंगे मोलेला है, और मोलेला वर्तमान में कहाँ पर है, आप कहेंगे सर राजसमंद में है, ठीक है। तो ये भी आपका सही आंसर होगा। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला जो स्वतंत्रता सेनानी थी वो कौन थी, रतन शास्त्री थी या अंजना देवी चौधरी थी। तो आपको आंसर में जो देना है अंजना देवी चौधरी का, वो आप लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ रुख करते हैं। देखिए एकीकृत राजस्थान के निर्माण में मत्स्य संघ में शामिल जिले कौन कौन से थे। तो मत्स्य संघ जो पहला, हमें पता है कि एकीकरण की बात करते हैं अपन, तो पहला जो है अपना ये संघ बना था मत्स्य संघ, ठीक है। इसमें कौन थे, ABCD, आपको मैंने कई बार ट्रिक भी बताई और आपने भी कहीं ट्रिक देखी होगी, तो ABCD आपका सही आंसर होगा, यानी अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ठीक है। ऑप्शन डी आप सभी का सही आंसर होगा। और मत्स्य संघ की बात करें तो इसकी शुरुआत कब से होती है, ये आप सभी को विदित होना चाहिए, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट सवाल है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के AGG एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जिसका मुख्यालय कहाँ पे था, माउंट आबू से उसने अजमेर में कर दिया था, ठीक है। अजमेर और माउंट आबू इसका मुख्यालय था। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था, तो 7 चरणों में हुआ था, है ना, आप सभी को विदित है। अब तो आपको बताना ही पड़ेगा इसकी शुरुआत जो है, पहला जो मत्स्य संघ बना था उसकी शुरुआत कब से हुई थी, है ना। आप बताइए 18 मार्च से हुई थी या फिर 25 मार्च से हुई थी, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बने। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 1948 में बन गए थे मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह, ठीक है। और अगला सवाल है जूनागढ़ दुर्ग कहाँ अवस्थित है। देखिए यहाँ पे सवाल बहुत सारे बनते हैं। जूनागढ़ दुर्ग की अगर बात करें तो बीकानेर में है। अगर जूना महल की बात करें तो ये कहाँ पे है, जूना महल की अगर बात करी जाती है तो ये जूना महल कहाँ पे आपके, ये डूंगरपुर में। तो इस प्रकार का प्रश्न भी बन सकता है, तो अच्छे से आप याद रखिएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अजरक प्रिंट का संबंध किससे है। तो देखिए दोस्तों अजरक प्रिंट का जो संबंध है वो किससे है, बालोतरा से, बगरू से, बाड़मेर से या फिर पाली से, बताइए। इसमें आपको ऑप्शन दिख रहा है क्या। तो सही आंसर आप सभी का हो जाएगा, बाड़मेर से जो है अजरक प्रिंट का संबंध है, बाड़मेर से। लेकिन ये सवाल डिलीट हो गया था। अब इसकी वजह जो है मेरे ख्याल से यही रही होगी कि बालोतरा भी ऑप्शन दे दिया, इसलिए ये वजह रही होगी। हालांकि आपको ऑप्शन डी के साथ में, और अब अगर ऐसा प्रश्न कर लिया जाए तो बालोतरा भी सही हो जाता है, बाड़मेर भी सही हो जाता है, क्योंकि अलग अलग जिले भी है। सो एक ऑप्शन आएगा आपके सामने ना, अगर पूछा जाए तो नौलखा दरवाज़ा निम्न में से राजस्थान के किस किले का भाग है। नौलखा दरवाज़ा किस किले में इस प्रकार का ये पोल है, गेट है, दरवाज़ा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रणथंभौर में। रणथंभौर कहाँ पे दोस्तों, सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में है। इसको रणस्तंभपुर भी कहा जाता है, इसको रत्तपुर भी कहा जाता है ना। तो ये बहुत सारे इसके नाम हैं। रणथंभौर दुर्ग हो जाएगा आपका राइट आंसर। धानवन दुर्ग के बीच जो है स्थित है, धानवन दुर्ग जो है किसके बीच में स्थित है। तो दोस्तों धानवन दुर्ग रेगिस्तान के बीच में जो रेतीले धोरों में स्थित है उसे धानवन दुर्ग, जैसे कि सबसे बड़ा जो आपके सामने मैं रखूं उदाहरण तो जैसलमेर हो जाएगा आपका, है ना। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था।
तो हल्दी का टीका युद्ध 1576 में, या तो आप 18 जून याद रखेंगे या फिर 21 जून, दोनों चीज़ें याद रखेंगे। हालांकि 21 जून सही है आपका, पर डेट दोनों याद रखेंगे। अक्सर एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है, हालांकि डेट को लेकर नहीं पूछा गया अब तक, तो फिर भी निम्न में ऐसे किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी? तो ये कहते हैं कवि चंद्रवरदाई, यानी ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। और इन्होंने कहा था 4 योद्धाओं की जो है उत्पत्ति हुई थी, परमार, प्रतिहार, चौहान और सोलंकी, है ना। चौहान, सोलंकी, प्रतिहार, परमार। ठीक है। राजस्थान के संदर्भ में पीला पोमचा क्या है? हालांकि ये जो है आपका राइट आंसर, पोमचे के लिए जो है हम बात करें तो कोटा भी पॉपुलर है, तो जयपुर भी पॉपुलर है। 94 का राइट आंसर हो जाएगा पीला पोमचा कपड़ा है, या फिर आप यूं कह सकते हैं ओढ़नी का प्रकार है। ठीक है, ओढ़नी का प्रकार है, ये परफेक्ट आंसर है इसका, अगर सवाल इस प्रकार का भी बन जाए तो। नेक्स्ट सवाल है, वालर नृत्य किस जाति का लोक नृत्य? देखिए दोस्तों, वालर नृत्य जो बिना वाद्य यंत्र का बजाया जाता है, आप सभी को विदित है, बिना वाद्य यंत्र का। बहुत इजी से सवाल है, आप लेवल को देख सकते हैं प्रश्नों के। तो गरासिया की घूमर भी इसे कहा जाता है। निम्न में ऐसे कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? तो देखो, टीका, टोटी, रिमझोल या बूली। तो देखिए, कान में पहना जाने वाला आभूषण टोटी है। ठीक है, टोटी है, जैसे झुमके है ना, और भी जैसे इसको झूमर पत्ता भी कहा जाता है, बहुत सारे अलग अलग नाम देखने को मिल जाते हैं आपको। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? देखो, ढूंढाड़ी की बात करें तो जयपुर की साइड में है, जयपुर टोंक में है। वागड़ी आपका सही आंसर हो जाएगा। मारवाड़ी की बात करें जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और यहाँ पे पाली वगैरह में है। और मेवाती आप सभी को पता है, अलवर साइड में मेवाती का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बागड़ी आपका सही आंसर होगा। निम्न में ऐसे कौन से स्थल को धूलकोट भी कहा जाता है? ठीक है, धूलकोट भी कहा जाता है। तो ये धूलकोट का टीका भी इसे कहा जाता है। तो आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता की बात करें, इससे संबंधित है रतन चंद्र अग्रवाल। रतन चंद्र अग्रवाल ने इसकी खुदाई करवाई थी। अगर आपसे बात करें कि इसकी खोज किसने करवाई, तो A.K. व्यास ने करवाई थी, अक्षय कीर्ति व्यास ने। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, आहड़ जो कि एक ताम्रयुगीन सभ्यता थी। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन थे? तो पृथ्वीराज विजय के लेखक थे दोस्तों, देखो, पृथ्वीराज रासो के लेखक की बात करें तो चंद्रवरदाई थे। कई बार आप यूं कंफ्यूज हो जाते हैं कि चंद्रवरदाई दिया हुआ है ऑप्शन, तो हम ये कर लेते हैं, नहीं साहब। तो जयानक ने पृथ्वीराज विजय, विजय, जय यानी जयानक, जय यानी जयानक, ऐसे याद रख सकते हैं। रासो हृदय है ना, ऐसे आप याद रख सकते हैं। गोविंदगिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष में हुआ था? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर 1913 करें, 1910 करें, 1917 करें, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1900 हम कहेंगे बी, 1913। ठीक है, ओके, क्लियर है। जो मानगढ़ में हुआ था, मानगढ़ अब कहाँ पे है, मानगढ़ कहाँ पे, ये आपको कमेंट करके बताना है, जल्दी से बताओ। देखो, मानगढ़ कहाँ है? राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक विभाजन का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? ठीक है, तो ये सीधी सी बात है, उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश जो है, ये अकेला भौतिक प्रदेश अकेला कवर करता है 61%। तो ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना। और यहाँ पे जनसंख्या कितनी है? 40% है। पूरे राजस्थान की जब बात करते हैं ना, तब की बात है ये। ठीक है, अगला सवाल है, राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया का पठार? कितने आसान से सवाल है, कितने ईजी सवाल है। और अब आप ये भी कह सकते हैं कि सर इतने ईजी सवाल तो नहीं आएंगे। हाँ, मैं मानता हूँ कि आपकी थिंकिंग ये कहती है कि नहीं आएंगे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि 70% सवाल ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे। अब बताओ, है ना, तो आपको कैसे तैयारी करना है यही आपको पता चलेगा। 2016 का पेपर भी मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। बस आपसे एक ज़रूरत रहेगी, आवश्यकता रहेगी, तो आपको क्लास को शेयर करना है ना, अधिक से अधिक, तभी मैं 2016 की क्लास भी लेकर आऊँगा। ठीक है, राजस्थान के कौन से ज़िले में उड़िया का पठार है? तो सीधी सी बात है, सिरोही में है। ठीक है, जो कि राज्य का सबसे ऊंचा पठार है। निम्नांकित में से कौन सा जो है राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? तो तापमान है सबसे अधिक, तो है ना, टेम्परेचर। राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी जो प्रक्रिया कौन सी है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा पवन अपर्दन। देखिए, जिस प्रकार से आपके तैयारी के लिए सबसे प्रभावी जो प्रक्रिया है वो कौन सी है? वो है पुराने पेपर देखना, है ना, पुराने पेपर देखना, यही है ना। तो उसी प्रकार से पवन अपर्दन इसका भी प्रभावी प्रक्रिया है। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। तो राजस्थान में वर्ष 2014-15 के दौरान सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन निम्नांकित में से किस एक जिले में किया गया? तो देखिए दोस्तों, अलवर या जयपुर में से कोई एक होगा, तो कौन सा होगा बताइए। बहुत अच्छा सवाल है। और
अभी भी हम बात करें तो अभी भी यही जो जिले हैं ये शीर्ष पर कायम है, यानी ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। अभी भी अलवर जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो बाड़मेर का नंबर आता है, और अगर बात करें उत्पादन की दृष्टि से तो अलवर का नंबर आता है बाजरे मामले में। ठीक है, निम्नांकित में से कौन सी भेड़ की प्रजाति भारतीय मेरिनो के नाम से भी जानी जाती है? ये सवाल हमने अभी भी क्लास में भी पढ़ा था कुछ दिन पहले की क्लास में। तो सोनाड़ी करे, छोकला करे, मगरा करे, कौन सा करे भाई? हाँ बताइए। बोले सर चोकला को लॉक कर देंगे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको भारतीय मेरिनो के नाम से भी जाना जाता है, इसको भारत की मेरिनो भी कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नांकित में से प्रतापगढ़ जिले में कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है? प्रतापगढ़ जिले में इनमें से कौन सी? जवाई, देखो जवाई की बात करें सुमेरपुर पाली में है। ठीक है, सुमेरपुर लिख देता हूँ मैं आपके लिए यहाँ पे। ठीक है, ओके। जाखम की बात करें तो प्रतापगढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। माई बाजार सागर की बात करें डूंगरपुर साइड में है। बीसलपुर परियोजना की बात करें ये टोंक में है। ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कौन सी सब जो है ये कहाँ पर है, ये अच्छे से आपको जानकारी होनी चाहिए। मोरिजा बनोला या बानोल खनन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? कई बार अनेकों बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है ये, और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा लो अयस्क खनन के लिए मोरिजा बनोला है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, जयपुर से आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 11 का नया नंबर क्या है? देखिए अभी राष्ट्रीय राजमार्गों के नंबर चेंज हुए 2-1 वर्ष पहले, तो अब यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा NH 21। ठीक है, जिसका पहले नाम क्या था? देखो जयपुर से आगरा है, जयपुर से आगरा, जयपुर से आगरा की बात करें तो 11 था, अब की बात करें तो NH 21 होगा। जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि क्या कहलाती है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा खड़ीन को लॉक करेंगे, ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा खड़ीन। ठीक है, और ये खड़ीन जो है होता क्या है, देखो अक्सर छोटी छोटी पलाया झीलें ऐसी होती है। पलाया झीलें मतलब छोटी छोटी झीलें जहाँ पे पानी का हम कह सकते हैं खाबा खड्डा टाइप होता है ना, और उसमें ये खेती कर लेते हैं। ये पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा ये शुरू की गई जल संरक्षण की विधि है। निम्न में से किस एक के लिए सरिस्का प्रसिद्ध है? तो सरिस्का की कल की क्लास में हमने बात करी थी कि सरिस्का जो है क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि सरिस्का जो है सफ़ेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है या हरे कबूतर के लिए? क्या सरिस्का बाघ परियोजना है? बिल्कुल सर बाघ परियोजना है, लेकिन हम बात करें तो यहाँ पे राइट आंसर हरे कबूतर के लिए पॉपुलर है। ठीक है, हरे पॉपुलर ग्रीन कहते हैं हम, ग्रीन कबूतर कह लीजिएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार, अब तो 2019 की भी आ गई है, ठीक है, के अनुसार रक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो 9.57 है। ठीक है, 9.57 है। नहीं सर, ये पूछा है रक्षित वन या फिर आरक्षित वन कह लीजिएगा इसको आप, है ना, तो थोड़ा सा जो है आपको कन्फ्यूज़ होता है, तो ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा यहाँ पे। और अगला सवाल देखिए कि राजस्थान में निम्न में से कौन से जिलों में लाल लोमी मिट्टी का प्रयोग या फिर पाई जाती है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा डूंगरपुर और उदयपुर को लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन बी आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छा सवाल था। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा अनास नदी, है ना, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में शामिल, देखो पार्वती है, सीप नदी है, परवन है। ठीक है, परवन जो कि 12 की नदी आप सभी को पता है, जो कि शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या की बात करें तो कितने हैं? देखो ये बात है उस समय की, अब हम बात करें तो अब 6 जिले हो चुके हैं अब स्पर्श करने वाले, क्योंकि अनूपगढ़ को भी हम शामिल करेंगे इसके साथ में। राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या, अरे सॉरी, ये तो भारतीय राज्यों की संख्या पूछे ना तो सही है, 5 ही है, लेकिन मैंने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय अगर ऐसा कर लेना सवाल तो भी आपको ये याद रखना है। ये खैर कोई बात नहीं, अब बात जो है ये समय पे ही निकली है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है, निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात करें तो गड़बड़ हो चुकी है मेरे भाई, है ना, गड़बड़ जो है हो चुकी है। हाँ, और यहाँ पे प्रश्न की बात करें तो इसको हम डिलीट कर लेते हैं एक बार प्रश्न को। हालांकि एक बात और बताएं आपको, ये प्रश्न डिलीट भी हो गया था। अब देखो उदयपुर रामपुरा दरीबा, राजपुरा दरीबा, भीलवाड़ा रामपुरा आगूचा,
ठीक है। तो इस प्रकार से है, लेकिन वो ऑप्शन आगे के हो तब तक अपन कह नहीं सकते, तो इसको आप इग्नोर करिएगा। निम्न में से कौन सी झीलें सिंचाई के काम में ली जाती है? तो यहाँ पे देखो पिछुला और आना सागर, नहीं साहब ये पर्यटन की दृष्टि से पॉपुलर है, ठीक है। और पुष्कर और कोलायत ये भी पर्यटन की दृष्टि से भी है और पीने योग्य पानी भी है, वैसे पीते भी ऐसे पानी। जयसमंद और राजसमंद की बात करें, इन झीलों से हम क्या करते हैं? सिंचाई भी करते हैं। राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश थर्ड जो बी बाढ़ प्रभावित पूरी मैदान में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं किया जा सकता? ये सवाल आपका 100% एग्जाम में पूछा जाएगा, अच्छे से रट लीजिएगा। ये प्रश्न 101% पूछा जाएगा। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा टोंक जिला है, राइट आंसर होगा, ठीक है। इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य में क्रियान्वित किया गया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, यानी ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल था ये आपका। इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम ये एग्जाम में पूछा गया आपके पशुधन सहायक में, और मैंने आपको ये सवाल करवा दिया है। आपको कहाँ पे करवाया था? वन्य जीव अभ्यारण्य जो टॉपिक हमारा चल रहा था उसमें करवाया था हमने, ठीक है। चलिए एक और सवाल जिसकी बात करें तो शुष्क सागवान वन राजस्थान निम्न में से किस जिले में पाए जाते हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा बांसवाड़ा को लॉक करेंगे। चलिए तो हमने कितने सवाल करें? 40 प्रश्न करें कवर, और 40 प्रश्न जो हम बात करें तो आपको भी पूछे जा सकते हैं 50 के आसपास प्रश्न। तो ये 40 प्रश्नों का लेवल जो है आपने देखा है, आपकी तैयारी को कितना प्रभावित करेंगे, कितना जो है आपकी तैयारी को हम कहें तो मार्गदर्शन देने वाली, ये जो शक्ति प्रदान करने वाली जो ये क्लास थी, ये पुराने पेपर्स थे, ठीक है। तो ये क्लास कैसी लगी दोस्तों आप हमें ज़रूर बताएं। आप डेली जुड़े आप हमारे साथ, डेली रात को 8 बजे, डेली रात को 8 बजे जो है 8 बजे रात को क्लास होती है हमारी। ओल्ड पेपर पर आधारित जो भी आज तक पुराने पेपर हुए हैं उन सभी पर आधारित हमारी क्लासेज होती है। तो हम कह सकते हैं कि पुराने पेपर पर आधारित 70 से 80% प्रश्न पूछे जाते हैं। आखिर राजस्थान जीके जो है सो है ना, तो उसी से सवाल तो आएगा ना। इसीलिए कहना चाहूँगा कि आप ओल्ड पेपर देखें अधिक से अधिक। हमारे साथ डेली जुड़े रात के 8 बजे की क्लास में। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए अपना नाम और ज़िला लिखकर हमें मैसेज करें, ठीक है। नाम वे अपना ज़िला लिखकर ही मैसेज करें ताकि हम आपको ग्रुप में जोड़ सकें। पीडीएफ कोर्स के लिए आप लिख सकते हैं कि सर हमें फ्री वाली पीडीएफ चाहिए या फिर पेड वाली पीडीएफ चाहिए। तो आप कोई भी लिखेंगे तो देखो, पेड पीडीएफ लेना चाहो तो राजस्थान 360 ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि यथावत आपके मोबाइल में रहेगा। और अगर आप राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट से पर विजिट करके ले सकते हैं, तो ये वेबसाइट आपको डेली विजिट करनी पड़ेगी, बस यही बात है, ठीक है। तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, हालांकि मैसेज भी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। ऑल द बेस्ट आप सभी को, मिलते हैं अगली 2016 के पेपर में। अगर आप कहेंगे कि सर पशुपालन जो सब्जेक्ट है उसका भी लेकर आए, जो 2018 का पेपर है वो कैसा आया था पशुधन सहायक का, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, जल्दी से कमेंट करिएगा ताकि मैं वो भी लेकर आ सकूँ आपके लिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।